तो स्टार्ट करें फिर। एक कहावत है कि पास होने में और साथ होने में बहुत फ़र्क होता है। भारत और पाकिस्तान दो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, दोनों पास में हैं, लेकिन कभी किसी वैश्विक मंच में कभी साथ में आए हमने नहीं देखा। इंडिया एंड चाइना पास में कंट्रीज़ हैं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म में साथ में आए हैं, हाँ बिल्कुल आए हैं। G20 में देखा हमने, ब्रिक्स में देख रहे हैं। इंडिया एंड रशिया बहुत दूर हैं, पास नहीं है, लेकिन हमेशा साथ में रहते हैं। चाहे हम 62 का वॉर देख लें, इन सब चीज़ों में हमने इससे हमें पता लगता है कि पास होने में और साथ होने में बहुत फ़र्क होता है। तो जो ब्रिक्स है, इसकी फुल फॉर्म ही जो है देशों के पहले लेटर, देशों की स्पेलिंग के पहले लेटर से बनी है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। एज ए यूनियन जो है, उनके देशों के मेंबर्स को पास तो लेकर आया, बट क्या वो साथ लेकर आया है, ये आज का प्रश्न है। तो ब्रिक्स की एक्सपेक्टेशंस हैं कि एक ऑल्टरनेट पावर पिलर बने, जो अभी तक नहीं हो सकती। ऑल्टरनेट पावर पिलर बनने का मतलब ये हुआ कि अभी जो पूरी दुनिया में हेजमोनी चल रही है, वो यूएस की चल रही है। क्या ये सच है? नहीं। ऐसा वेस्ट के देशों का मानना है, क्योंकि वेस्ट हमेशा यूएस का साथ देगा ही देगा। लेकिन दिस इज मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर वर्ल्ड माने जहाँ बहुत सारे पावर्स हैं वो इमर्ज होके आ रही हैं, जैसे इंडिया, रशिया, चाइना। तो हम अकेले यूएस को ही नहीं कह सकते कि यूएस जो है वो आज के टाइम का विश्व गुरु है। नहीं, आज के टाइम का जो वर्ड है वो चेंजिंग वर्ड है, मल्टीपोलर वर्ड है। इवन एक छोटा कंट्री भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, जो कि अमेरिका से आगे का कंट्रीब्यूशन दे सकता है। तो ये कहना सही नहीं है कि यूएसए की हेजीमोनी चल रही है। हाँ, कोल्ड वॉर के टाइम में बिल्कुल चल रही थी, वो दिख भी रहा था। लेकिन जब से यूएसएसआर का टूटा है, हम नहीं मान सकते कि यूएस का वर्चस्व बढ़ा है, क्योंकि उसके बाद उसने और देशों को इग्नाइट किया कि आप और आगे बढ़ो। अभी 16 ब्रिक्स समिट हुई थी कजन में। उसमें व्लादिमीर पुतिन बता रहे थे कि वेस्ट इज नॉट द वर्ल्ड, यानी कि वेस्टर्न यूरोप जो है वो कुछ नहीं है। उन्होंने नाटो बना लिया, नाटो बना के ये सब यूक्रेन वॉर ये सब करना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो बिना अमेरिका की मदद के वो लोग कुछ भी नहीं है, वेस्ट एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, ऐसा पुतिन ने कहा। इस मीटिंग में 36 लीडर इनवाइटेड थे, 200 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई। इसके बाद हम ब्रिक्स में आते हैं। तो सबसे पहले जो ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था, वो एक गोल्डमैन सैक नाम की अमेरिकन कंपनी है, उसके उसमें काम करने वाला था जिम ओ नील ने ब्रिक्स का आइडिया दिया था 2001 में। 2006 में उसकी यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग के साइडलाइन पर ये 4 देश मिलकर आए कि ब्रिक्स का जो आइडिया है वो सही है। और जिम ओनील एक अमेरिकन था, है ना, अमेरिकन ने ब्रिक्स का आइडिया दिया, और ब्रिक्स में अमेरिका ही नहीं है, ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली बात है। उसके बाद 2010 में जो है पूरा ब्रिक्स, पहले खाली ब्रिक था, साउथ अफ्रीका नहीं था, ब्रिक बना। ब्रिक से फिर 2010 में ब्रिक्स बना, न्यू दिल्ली में जो समिट हुआ था। इसमें इंडिया ने एक विजन पेश किया, वो था न्यू डेवलपमेंट बैंक का, जिसको ब्रिक्स बैंक कहा जाएगा। जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, ऐसे करके एक एनडीबी बना देंगे हम, न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्योंकि हम चाहते हैं कि ब्रिक्स में जो सभी देश हैं वो डेवलपिंग नेशन हैं, और इनकी जो डिपेंडेंसी है वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ पर कम हो। कुछ भी लोन मांगना हो तो हम वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, आईएमएफ के पास जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि ये सब क्या है, ये तो यूएस के कंट्रोल में है ना, क्योंकि इनका हेडक्वार्टर भी यूरोप में ही है। तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, कंडीशन लगा देता है। पाकिस्तान की हालत आप देख ही रहे हैं, उसको कितनी कंडीशन लगानी पड़ रही हैं, जिससे वहाँ टैक्स राइज कर रहे हैं। और अभी हाल ही में दंगे देखे आपने इस्लामाबाद वाले। तो चीप लोन नहीं मिल पाता, है ना। तो इसके बाद 2014 में ब्राज़ील में जो समिट हुआ था, उसमें ये कहा गया कि चलो भाई बना देते हैं, है ना। एनडीबी बनता है, और जिससे कि वर्ल्ड बैंक का काउंटर होगा। लेकिन क्या सच में वर्ल्ड बैंक का इससे काउंटर हुआ? ये नहीं हुआ, इसे हम आगे समझेंगे। तो पहले हम चलते हैं 1944 में। 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का फैसला हुआ था, जिसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक तो बन गए, लेकिन आईटीओ, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाया। दिसंबर 1945 में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है अपना वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं।
लेकिन ताज्जुब वाली बात ये है कि इसमें जो इनका हेडक्वार्टर था वो वॉशिंगटन डीसी चुना गया, और वर्ल्ड बैंक का जो हेड होगा वो होगा यूएसए का। अब सवाल आएगा कि अभी तो वर्ल्ड बैंक का हेड इंडियन ओरिजिन का है, लेकिन वो सिर्फ ओरिजिन इंडियन है, सिटीजनशिप तो उसके बाद यूएसए की है, वो जो करेगा वो यूएस के ऑर्डर पर ही करेगा। और आईएमएफ का जो चीफ होगा वो हमेशा यूरोप का होगा, यूरोप का माने वेस्ट का होगा। बट इसमें क्या है, वर्ल्ड बैंक कंडीशनल लोन देता है कि अगर मैं तुम्हें लोन दे रहा हूँ तो तुम्हें मेरी ये कंडीशन माननी पड़ेगी। ऐसे में सरकार की जो बनी बनाई इकोनॉमी होती है किसी देश की सरकार की, वो भी डूबने को आ जाती है। प्रॉफिट इन देशों को हुआ, यूरोप को प्रॉफिट हुआ, अमेरिका को प्रॉफिट हुआ, है ना। उसके बाद फिर 15 में शंघाई में न्यू डेवलपमेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक बनता है, जो कि 2014 में इसकी बात करी गई थी ब्राजील समिट में। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, और इसके पहले चेयरपर्सन जो थे वो केवी कामत जी थे, वो भी इंडिया से थे, जो कि आईसीआईसीआई बैंक के एमडी रह चुके हैं पहले। अब सवाल ये है कि हम डॉलर को काउंटर करने के लिए ही जो है ये बैंक बना रहे हैं। अभी ब्रिक्स करेंसी को हमने लहराते हुए देखा व्लादिमीर पुतिन को, तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम डॉलर के वर्चस्व को दुनिया में कम कर सकें, और ये तभी कम होंगी जब ब्रिक्स के देशों में आपसी दरारें कम होंगी। ब्रिक्स के देशों में आपसी दरारें, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में दरारें हैं, हालांकि ग्लोबल मंच में हम एक साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में तो हमारी दुश्मनी है ही। और ब्रिक्स के होने के दो कारण हैं। पहला कारण है जियो इकोनॉमिक्स कारण, दूसरा कारण है जियो पॉलिटिकल कारण। दुनिया में जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे वर नॉट ट्रूली रिफ्लेक्टिंग द पावर ऑफ नियरली इमर्जिंग इकोनॉमीज, है ना। क्योंकि एक तरफ भारत कह रहा है कि हम ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन अगर हम यहाँ की जीडीपी पर कैपिटा देखें तो वो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ओवरऑल जीडीपी वो बहुत अच्छी है। हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और इवन हम चौथी बनने भी वाले हैं, बस ऑफिशियल आना बाकी है। लेकिन क्या पर कैपिटा में उतना अच्छा है? परचेजिंग पावर पैरिटी क्या उतनी अच्छी है? वो नहीं है बिल्कुल। दूसरा, हम लोग को आईएमएफ जैसे इन चीज़ों को काउंटर करना है, तो उसके लिए प्रॉपर फंडिंग होनी चाहिए। किसको? एनडीबी को, जो हमने इंस्टीट्यूशन बना रखा है। आईएमएफ में क्या चल रहा है, वेस्ट की हेजीमोनी चलती है। जैसे अगर उसमें वोट कोटा है, तो वोट कोटा में यूरोपियन देश हमसे ज़्यादा पावर रखते हैं, है ना, जबकि हमारा इकोनॉमिक साइज तो यूरोप के देशों से बहुत बड़ा है ना। लेकिन फिर भी हमारे पास इतनी पावर नहीं है, हम तब भी आईएमएफ के मेंबर हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद जो 1970, 80, 90 ये सब का जो दशक था, इसमें जो पॉलिटिक्स चलती थी वो चलती थी ट्रांस अटलांटिक पॉलिटिक्स, यानी कि अटलांटिक देशों के आसपास जो देश आते हैं, कहने का मतलब वो वेस्ट वाले और अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको ये वाले। और ट्रांस अटलांटिक पॉलिटिक्स प्लस ट्रांस अटलांटिक इकोनॉमी। फिर यूएसएसआर का विघटन होता है, यूएसएसआर टूटता है, बस फिर तो अमेरिका की बल्ले बल्ले हो जाती है। तो ये अब शिफ्ट हो रहा है इंडो पैसिफिक रीजन पर। इंडो पैसिफिक कहने का मतलब है जो साउथ चाइना सी, इंडो इंडिया, चाइना, जापान, रशिया, इन सब, क्योंकि ये अब उभरते पावर बन रहे हैं, क्योंकि रशिया जो है अपने उस टूटने के बाद से अब और अधिक उभर चुका है, वो समझ चुका है, वो उतना दर्द झेल चुका है ना। तो अब ये लोग ग्रो कर रहे हैं। अब ये ग्रो करेंगे तो सीधी सी बात है, वेस्ट को चिढ़ होगी होगी, क्योंकि वो नहीं चाहता, वो चाहता है कि दुनिया में उसका वर्चस्व रहे। यूनाइटेड वॉइस होनी चाहिए अगेंस्ट दीज इमर्जिंग जाइंट्स, ये जो अमेरिका है, स्पेशली अमेरिका, है ना। लेकिन क्या हम इसको कर पाएंगे? अब न्यू डेवलपमेंट बैंक हमने बना दिया, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो लोन देगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए वो लोन देगा, है ना। और एनडीबी अगर हमको बनाना है तो क्या वो सिर्फ ब्रिक्स नेशन को लोन देगा? नहीं। एनडीबी हम अगर बनाना चाहते हैं तो कभी आने वाले टाइम में, जैसे 2008 में अमेरिका में सब प्राइम क्राइसिस आया था, तो वैश्विक मंदी अगर अमेरिका में आ रही है तो हमें एनडीबी को इतना मजबूत बनाना है कि वो अमेरिका को भी लोन दे सके। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, उतनी यूनिटी लानी होगी सबसे स्पेशली, क्योंकि ब्रिक्स देशों में क्या है ना, हमने ऑर्गेनाइजेशन तो बना लिया, हमने नए मेंबर्स भी ज्वाइन कर लिए। लास्ट में अर्जेंटीना बोलते हैं कि हम ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो तो यार एशिया वाले देशों का है, और हम तो साउथ अमेरिका वाले देश हैं, और जो जोग्राफिकली भी हम बहुत दूर हैं, ऊपर से हम पर जो है अमेरिका का वर्चस्व बहुत रहता है, हमारी इकोनॉमी भी वैसे ही डाउन चल रही है। सही था, इसलिए अर्जेंटीना ने कुछ टाइम मना कर दिया था ज्वाइन होने से। लेकिन वो क्यों था? कहीं ना कहीं उसमें यूएस का इन्फ्लुएंस रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अमेरिका, वो अर्जेंटीना नहीं चाहता कि कहीं हमारे रिश्ते जो हैं वो यूएस से खराब हो, है ना।
दूसरा, हमने रैंकिंग्स देखी होंगी, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखा होगा, है ना, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स देखा होगा। ये सब रैंकिंग्स जो आती हैं, ये रैंकिंग्स भी वेस्ट वाले ही बनाते हैं। अब इन इन रैंकिंग्स में जो एशिया के देश हैं, जैसे इंडिया हो गया, है ना, और भी जो ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, एफ्रो एशिया ना, इनको जो है नीचा दिखाया जाता है इन कंपेयर टू अदर। आपने देखा होगा फिनलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्वे, ये सब हमेशा ऊपर दिखते हैं और ये एशिया वाले नीचे दिखते हैं। ऐसा क्यों? बल्कि इनसे पॉपुलर अगर ज़्यादा स्तर पर सर्वे किया जाए तो हम तो बहुत आगे निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम अपनी एक खुद की रेटिंग एजेंसी बनाएं, जो कि ब्रिक्स देशों का मानना है। ठीक है, ब्रिक्स का एक मुद्दा ये भी है कि वी नीड अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि हमें ये नहीं चाहिए कि सिर्फ अमेरिका ही राज करे, हमें रशिया भी जो उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा, इंडिया भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा, चाइना भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कॉन्सेप्ट चलता है माइट इज राइट, यानी कि जिसके पास पावर है वो सही है। जैसे सद्दाम हुसैन का देखा हमने इराक में, अमेरिका ने किस तरीके से उसको कुचला, और लास्ट में हम तो कुछ है ही नहीं, मतलब हमने कुछ नहीं किया, जो किया इराक के लोगों ने किया। तो अब ऐसे में तो मतलब करवा कुरू के इस्लामिक क्रांति ईरान में क्यों आई, है ना। ईरान तो पहले इस्लामिक वो जो आज का कल्चर है, ईरान का तो कल्चर ही नहीं था, वो तो जोरोएस्ट्रियन पीपल्स वहाँ रहते थे। अमेरिका ने दखल किया, सिविल वॉर हुआ, इस्लामिक क्रांति आई, और आज देखिए ईरान के क्या हाल है। तो यही है कि एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी हमारे अंदर आनी चाहिए। ब्रिक्स के पास दुनिया की 25% टेरिटरी है अभी, है ना, 40% ग्लोबल पॉपुलेशन है। ऐसे में ब्रिक्स एक उभरता हुआ अ, समूह जरूर है, लेकिन इसकी पावर इतनी कम क्यों है? क्यों? क्योंकि हम यूनाइट होकर काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है कि आज के वर्ल्ड में जो यूएस चला रहा है, ऐसा हम कहते हैं, उसमें डॉलर जो है बहुत बड़ा वेपन बन रहा है, और हम कुछ नहीं कर पाते। हम एफटीए की बात करते हैं, क्या हम कभी भी ये इमेजिन कर सकते हैं कि हम चाइना से एफटीए करेंगे? कभी नहीं, चाइना कभी करेगा ही नहीं एफटीए हमसे। हम हम वेस्ट से एफटीए कर सकते हैं, हम एक बार, अमेरिका भी कभी एफटीए नहीं करेगा हमसे, है ना। हम यूएई से हमने अभी एफटीए करा बहुत, लेकिन हम कभी चाइना से एफटीए कर सकते हैं? नहीं। हम अ, कभी ईरान से एफटीए कर सकते हैं? तो ये सब बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, क्योंकि आपसी मतभेद भी कोई ना कोई कारण होते हैं। ठीक है, लेकिन डॉलर के वर्चस्व को कम करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखना चाहते हैं, तो यूएसए जो इसमें हस्तक्षेप करता है, यूएसए कहता है कि हम आप पर सैंक्शन लगा देंगे, जैसे रशिया पर लगाए अभी। लेकिन भारत अभी बदल रहा है, भारत की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही स्ट्रांग चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें थोड़े सैंक्शन झेलने पड़ते हैं। जैसे ईरान पर तो यूएसए ने इतने सैंक्शन लगा रखे हैं कि वो जो है चुपके चुपके वहाँ से हमें तेल बेचता है। इन अभी हमने सुना भी होगा। ठीक है, तो ये है जो फिर अमेरिका कहेगा कि हम हमारे पास जो है बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, है ना, तो हम जो है आप अपना इन्वेस्टमेंट इंडिया नहीं लाएंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो हम इंडिया नहीं लाएंगे, और सारा पैसा हम वापसी ले जाएंगे, तुम्हारा हम स्टॉक मार्केट गिरा देंगे। तो कहीं ना कहीं यूएसए का वर्चस्व चल रहा है हम पर भी और दुनिया पर भी। तो अभी जैसे रिसेंटली क्या हुआ था, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने भारत से पैसा निकाल लिया था अपना, ये देखते हुए। वो तो खैर जापान वाला रीजन भी था, लेकिन कहीं ना कहीं वो यूएस के ही ज़्यादातर इन्वेस्टर्स होते थे। ठीक है, बीच बीच में ये हिंडनबर्ग करके रिपोर्ट आ जाती है, जिससे इंडिया के इन्वेस्टर्स को डाउन दिखाया जाता है। ये सब कुछ नहीं है, ये वही था कि इंडिया की इकोनॉमी को कैसे थ्रेट किया जाए, और स्पेशली क्योंकि रशिया को एक तरफ से वो बर्बाद कर ही रहे हैं और यूक्रेन वॉर में लगा के, चाइना को वो काउंटर कर रहे हैं टैरिफ लगा के, इंडिया को काउंटर कर रहे हैं इन चीज़ों को लगा के, और अब तो डोनाल्ड ट्रंप आ गए, वो तो टैरिफ मास्टर कहे जाते हैं वैसे। तो यूएसए अपनी पावर बढ़ाने की सोच रहा है, तो हमें भी इसमें लेना चाहिए। दूसरा, ब्रिक्स के अंदर का ट्रेड बहुत कम है ना, इन कंपेयर टू अदर पार्ट। जैसे चाइना, एशियन और ईयू ट्रेड जो है वो बहुत कम है। चाइना का आसियान देशों के साथ ट्रेड बहुत कम है रादर देन ईयू। चाइना जितना माल जो है कनाडा, यूरोपियन यूनियन और इवन अमेरिका को बेचता है ना, उतना उससे कम माल जो है आसियान देशों को बेचता है। अगर हम इंट्रा ट्रेड नहीं बढ़ाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए आगे जाकर मुसीबत करेगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली उन देशों को फायदा करेगा इंटर ट्रेड से। इसलिए हमें इंट्रा ट्रेड को बढ़ावा देना होगा। दूसरा है, आने वाला टाइम हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है। तो इसके लिए अगर हमें प्रोडक्शन लिंक एस्टेब्लिश करना है, तो उसमें जो है ब्रिक्स पूरी तरीके से फेल है,
क्योंकि चाइना कोई टेक्नोलॉजी बनाता है उसमें इंडिया को इंक्लूड कभी नहीं करेगा। रशिया एक बार को कर लेगा, ब्राज़ील उतना दूर है, हम ट्रेडिंग नहीं कर पाएँगे, है ना? तो एक यूनिटी लानी बहुत ज़रूरी है। दूसरा फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट की बात करिए, वो तो भूल जाओ, वो तो कभी नहीं होगा ब्रिक्स देशों में, ऐसा मानना है। फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट मतलब कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है ना, वो इम्पोर्ट ड्यूटी ना के बराबर लगे, बहुत ही कम लगे। तो लेकिन वो बहुत ही मुश्किल है। दूसरा कि क्या हमने जो ब्रिक्स के देशों ने जो एजेंडा बनाए थे, हर मीटिंग में जो एजेंडा बनाते हैं, क्या वो सच में उसको अप्लाई कर रहे हैं? तो कई रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितना फंड रेज हो रहा है उससे कम फंड वो लगा रहे हैं, वरना न्यू डेवलपमेंट बैंक अभी तक बहुत देशों को लोन दे दिया होता। इवन अभी जब पाकिस्तान की हालत ख़राब हो रही थी तो वो भी वर्ल्ड बैंक के पास ही गया। उसको तो आना चाहिए ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक के पास आना चाहिए कि भाई हमें लोन दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि दे नॉट हैव इनफ मनी, उतना मनी वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं वहाँ। दूसरा, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस से और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी से बहुत ज़्यादा गुजरते हैं। अभी हालांकि G20 समिट हुआ ब्राज़ील में, लेकिन कहीं न कहीं वहाँ के प्रेज़ेंट प्रेसिडेंट हैं लूला डी सिल्वा, वो बहुत ही राजनीतिक उथल-पुथल के बाद ही बने हैं, ठीक है? दूसरा, जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो कहता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देते हैं, लेकिन वेस्ट कहता है, वेस्ट माने अमेरिका और यूरोप, वो कहते हैं कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक इन ब्रिक्स देशों ने बना रखा है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर एनवायरमेंटल असेसमेंट रिपोर्ट्स को साइडलाइन कर रहा है। जैसे जैसे कि ब्राज़ील में ट्रांस अमेजन हाईवे बना, अमेजन के जंगलों को बीच से काट के हम जो है हाईवे बनाएंगे। तो यहाँ पे वेस्ट कहता है कि जो हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनको आपने हर्ट किया, है ना? कि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, आप लंग्स ऑफ वर्ल्ड को जो है इतना डैमेज कर रहे हो, इससे कितना प्रतिशत ऑक्सीजन में कमी आएगी, वो आंकड़े निकाल लेते हैं कहीं से, वो बहुत तेज है वेस्ट काउंटर करने के लिए। हालांकि फायदा इससे उन्हीं का होना था, क्योंकि तो उन्हीं को सपोर्ट करता है ना ट्रेड में, लेकिन नहीं। दूसरा है ब्रिक्स करेंसी की बात करी, पुतिन लहरा रहे थे वहाँ पे, लेकिन ब्रिक्स करेंसी कभी यूज़ में आई नहीं आई। हम जो पैसा देते हैं एक दूसरे को, वो भी जो है डॉलर में चेंज करके देते हैं, है ना? हालांकि रुपी वाला सिस्टम चालू हुआ है अभी, हम अपनी रुपी में देंगे, यूएई से चालू हुआ था हमारा, लेकिन ब्रिक्स करेंसी ला आना वो बहुत बड़ा कारण। दूसरा है लो परचेजिंग पावर है ब्रिक्स नेशन की। तो ऐसे में अगर हाई ट्रेजेक्टरी ग्रोथ में हमें जाना है तो उसके लिए परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ानी होगी, जैसे मैंने शुरू में कहा था। दूसरा, एक्सपोर्ट ड्रिवन मॉडल, यानी कि चाइना का जो मॉडल है वो एक्सपोर्ट करता है, यानी एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी, ज़्यादा एक्सपोर्ट करो, इम्पोर्ट कम करो। एक्सपोर्ट को बढ़ाया, उस पर सब्सिडी दे दी, है ना? और इससे करेंसी मर्चेंटलिज्म करके शब्द आता है, अपनी करेंसी ये इनको ज़्यादा दिखाना, वो करता है, यानी जानबूझकर उसने अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया, है ना? अगर अपनी करेंसी को डीवैल्यू करेगा तो वो डॉलर के इन्फ्लुएंस को कम कर पाएगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप समझ गए कि अगर चाइना ऐसा कर रहा है तो इंडिया भी कहीं ना कहीं ऐसा करेगा, और इंडिया सच में ऐसा कर रहा था। जो अभी आरबीआई ने किया था, अपना फॉरेक्स जो है रिजर्व वो बढ़ाने की बहुत सोची थी, ताकि हम उसको काउंटर कर पाएंगे, जिससे कि हमने देखा होगा ₹1 कम से कम $84 के आसपास पहुंच गया था। लेकिन हमने सोची, लेकिन अब ट्रंप ने क्या करा, हम टैरिफ जो है मैं और बढ़ा दूंगा, वो कह दिया, कहीं ना कहीं इससे इफेक्ट आएगा। और अभी इंडियन इकोनॉमी में हमें डाउनफॉल भी देखने को मिल रहा होगा। उसमें से वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण ये भी था कि हम करेंसी को डिवैल्यू कर रहे थे। दूसरा, ब्रिक्स के पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत चेंजेस हैं। जैसे चाइना अपने आप को सोशलिस्ट कंट्री मानता है वो कम्युनिस्ट कंट्री वैसे, लेकिन सोशलिस्ट कंट्री मानता है। यूएई जो नया मेंबर जुड़ा था, मैं आपको नए मेंबर बता दूं कौन कौन थे। सऊदी अरब था, इथियोपिया था, इजिप्ट था, ईरान था और यूएई था, ये थे। और एक अर्जेंटीना था, लेकिन उसने मना कर दिया, हम नहीं जुड़ेंगे था। और ये सभी चाइना सोशलिस्ट कंट्री है, यानी कम्युनिस्ट कंट्री है, डेमोक्रेसी जीरो। यूएई जो है वहाँ तो मोनार्की चलती है, राजा है वहाँ के, डेमोक्रेसी जीरो। इंडिया में भी लिबरल डेमोक्रेसी है, रिजिड डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं यहाँ पक्ष विपक्ष का बहुत चलता रहता है। इंडिया डेमोक्रेसी है। ईरान को एक वर्ड कहा जाता है थियोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि क्योंकि वो इस्लामिक क्रांति के बाद वहाँ पे जो है अयतुल्ला खोमेनी जो अभी भी हैं, वही जो है राष्ट्रपति बने रहेंगे, वो चेंज होते रहते हैं प्रधानमंत्री, वो उनको जो अपॉइंट करेगा वो करता रहता है। तो रिपब्लिक है, लेकिन डेमोक्रेसी जीरो। सऊदी अरब डेमोक्रेसी नहीं है। इथियोपिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। इजिप्ट में डेमोक्रेसी है, लेकिन फतेह अल सीसी, अब्दुल फतेह अल सीसी जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, वो
वही रहेंगे, वही उनका। ईरान में तो भूल जाओ, यूएई में मैंने बता दिया। तो चाइना क्या चाहता है, चाइना ब्रिक्स में उन देशों को जोड़ रहा है जो कि डेमोक्रेसी के खिलाफ आ रहे हैं, जिससे कि वो अपना गुट बना ले, यानी ब्रिक्स में ही अपनी पावर मजबूत करने की चाइना सोच ऐसी रखता है। रशिया में व्लादिमीर पुतिन 2035 तक राष्ट्रपति हैं, है ना। प्रधानमंत्री वहाँ के कौन है वो तो दुनिया जानती नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति की पावर वहाँ ज़्यादा है ना। इंडिया ही अकेला जो है वो भी लिबरल डेमोक्रेसी, लिबरल वर्ड तो अपने आप में आज के ज़माने में बहुत ही समझा जाता है। तो अकेला इंडिया डेमोक्रेट्स होके इन एंटी डेमोक्रेटिक क्लब जो ब्रिक्स बन रहा है, क्या इसको टैकल कर पाएगा? क्या इससे इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें इफेक्ट आएगा? क्या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को इंडिया हैंडल कर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, सबकी फॉरेन पॉलिसी अलग है। रशिया रशिया का वेस्ट और यूएस से डायरेक्ट लड़ाई है ना, वो नाप तोल नहीं करते, सीधे लड़ाई है तो लड़ाई है। चाइना जो है, अगर उसका मन करेगा तो यूएस से ट्रेड कर लेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा, यानी कि मिक्सचर है उसका, लड़ाई भी है और कभी कभार साथ भी दे देता है। लेकिन इंडिया इंडिया ने तो क्वाड समिट क्वाड बना रखा है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनका और यूएस का। G20 में आप जुड़े हुए हैं, है ना। आप बहुत सारे IMF के मेंबर हैं, इन सब चीज़ों में आप इवन कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं। तो इंडिया जो है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से चलता है, और ब्रिक्स में भी ऐसे ऐसे में इंडिया को दोनों जगह पावर बनना थोड़ा सा जो है टफ पड़ेगा। तो ब्रिक्स जो है वो चाइना सेंट्रिक ना हो, इसके लिए जो है हमें जो नए मेंबर जो हम ऐड कर रहे हैं वो ऐसे मेंबर्स को ऐड करें जो कि डेमोक्रेटिक हों, और स्पेशली अगर हम वेस्ट से उठा लाएं वो मेंबर्स, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि रशिया और चाइना जो है एक तरीके से वेस्ट के खिलाफ जाते हैं, है ना, जो कि ब्रिक्स की दो मेन बड़ी पावर्स हैं। तो अब लेकिन इसमें भी इंटर कॉन्फ्लिक्ट बहुत है, जैसे इंडिया चाइना में इंटर कॉन्फ्लिक्ट है। ईरान और सऊदी, शिया सुन्नी वाला मामला है उनका, वो तो कट्टर दुश्मन है। इंडिया चाइना हो गई, इजिप्ट और इथियोपिया भी जो है आपस में बहुत दुश्मन है। तो अगर ब्रिक्स के अंदर ही ऐसे इतने देश हैं जो आपस में एक दूसरे के दुश्मन है, तो ऐसे में हम ब्रिक्स का एक्सपेंशन दुनिया के हित में या अपने ही हित में भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यही था एक, इसमें वही था कि ब्रिक्स ब्रिज बनाने की बात करी गई थी, जैसे जीपे होता है, फोन पे होता है ना, ऐसे ही ब्रिक्स ब्रिज होगा जिसमें हम कोई ट्रेड कर रहे हैं तो वो डिजिटल पेमेंट प्रोग्राम में हो जाएगा। इसीलिए दूसरा वही था, वेस्टर्न अप्रोच जो है, जो आज के टाइम पे पूरा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को संभाल रही है, उस वेस्टर्न अप्रोच को हमें टैकल करना था। इसके लिए हमें मतलब ब्रिक्स में अभी भी जो है बहुत सुधार की ज़रूरत है। थैंक यू। ओके, सो पॉइंट नोट करने मेरे से, वो मैं बता रही हूँ। स्टार्ट करूँ? बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट करो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही तो पहले बात करते हैं ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स जो है वो एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें पहले 5 देश थे, ब्राजील, रूस, भारत और चीन और साउथ अफ्रीका। लेकिन अब ब्रिक्स में जो अभी कजान में हुई थी, इसमें मतलब 4 देश और वो करें, इसमें हमारा इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया और यू। तो ब्रिक्स का मतलब जो मेन मोटिव है वो निवेश के अवसरों को उजागर करने के लिए किया गया। और जो कजान में ये हुई थी घोषणा, इसमें कुछ प्रमुख पॉइंट मतलब बिंदु रखे गए थे, जिस तरह से ग्लोबल साउथ की आवाज को बढ़ावा देने के लिए, जो डेवलप्ड कंट्री होती हैं उनकी आवाज को बढ़ावा देने के साथ भारतीय पहल और वैश्विक भागीदारी में समर्थन करने के लिए। और जो COP33 है उसकी मेजबानी अब 2028 में इंडिया करेगा, उसके बारे में भी बताया गया इसमें। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस के बारे में इसमें बताया गया था। और जो ब्रिक्स में स्टार्टअप फोरम था, यानी कि ये स्टार्टअप फोरम है जैसे प्रौद्योगिकी आदान प्रदान के बारे में, नवाचार के बारे में इसमें बताया जाता है, उसके बारे में इसमें घोषणा की गई थी। और आतंकवाद आतंकवाद की सुरक्षा सहयोग के बारे में इसमें बताया गया था, जो मतलब आतंकवाद जो भी सीमा क्षेत्रों में आतंकवाद बढ़ रहा है उनकी एक लिस्ट बनाने को बोला गया था पूरा। और इसके बारे में मैंने कुछ मतलब वो लिखा है कि ब्रिक्स के समक्ष जो चुनौतियां आ रही हैं वो, तो पहले तो ब्रिक्स जो है वो विश्व की आबादी के 42% और भूमि क्षेत्र का 30%, वैश्विक घरेलू उत्पाद का 24%,
और जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसके 16% का प्रतिनिधित्व करता है। और ये वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। ब्रिक्स के समक्ष जो चुनौतियां आ रही हैं तो उसमें ये है कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में पूर्वी लद्दाख और चीन की आक्रामकता बढ़ती जा रही है। भारत और चीन के संबंध भी पिछले कई दशकों में बहुत सारे कदर खराब होते जा रहे हैं। इस तरह से मतलब अब जब ब्रिक्स के देशों के बीच में आपसी मतभेद रहेगा तो वो एक चुनौतियां मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। और इसके साथ साथ चीन और रूस के बीच में भी कुछ तनावपूर्ण संबंध बनते जा रहे हैं इस तरह से। चीन है जो वो मतलब अपने आप को सुपीरियर समझता है हर चीज में। तो मतलब वो सोचता है कि उसके सभी देशों के साथ उसके मतलब व्यापार ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए सोचता है। तो चीन के हित को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में से दोषी ठहराया गया। तो ये सारी चुनौतियां और घटती प्रभावकारिता इसमें शासन के लिए एक वैश्विक मॉडल जैसे वैश्विक मंदी, इसके बारे में व्यापार युद्ध और संरक्षणवाद के बीच ब्रिक्स के लिए एक चुनौती बनी हुई है। तो मैंने तो इतने ही पॉइंट किए थे अभी बस। Great. Anyone else? इसमें एक पॉइंट था वो मैं भूल गया, ग्लोबल साउथ वाला जो ने याद दिलाया। इंडिया जो है अपने आप को ग्लोबल साउथ का वॉइस मानता है। आई एम द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। इंटरनेशनल फोरम में भी जब G20 हुआ रिसेंटली, और जब ये चाइना वाला जिनपिंग और ये मिले थे ना, तो इन्होंने एक बात और कही थी कि हमको जो है सिविलाइजेशनल डायलॉग को बढ़ावा देना है, यानी कि हमको डायलॉग बिटवीन सिविलाइजेशन, चाइना को अपनी सिविलाइजेशन पे गर्व होना चाहिए, इंडिया को अपनी सिविलाइजेशन पे गर्व होना चाहिए ना। तो एक ये वाला था कि इससे जो है ग्लोबल साउथ बढ़ेगा, सीधी सी बात है। और ग्लोबल साउथ का मतलब ये होता है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर के कंट्रीज हैं, इनका एक लीडर उभर के सामने आए। नॉर्थ का तो खैर अमेरिका रूस में टक्कर है ही, लेकिन साउथ में अभी कोई बना नहीं है, तो इंडिया ये चाहता है। तो ये पॉइंट था जो नया निकला। So here it is. सबसे पहले हम हमारा जो टॉपिक था आज का वो था कि ब्रिक्स समूह एक सीमा तक सफल रहा, लेकिन अब भू राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव के कारण इसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि ब्रिक्स क्या होता है, जो अभी बहुत अच्छे से सुदर्शन ने डिफाइन कर दिया था कि ब्रिक्स क्या होता है, कैसे वो फॉर्म हुआ, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, और कौन कौन सी कंट्रीज जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, उनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा, ये सारी चीज़ें। सब एडवांटेजेस भी उससे बता दिए थे और डिसएडवांटेजेस भी उससे बता दिए थे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब मेजर कंसर्न है कि वे फॉरवर्ड क्या हो इस बदलती हुई दुनिया, इस बदलती हुई वैश्विक दुनिया में। क्या चीजें, क्या परिवर्तन ब्रिक्स ऐसा कर सकता है कि वो एक ऐसा समूह बने जिसमें संगठित रूप से संगठित रूप से सबका विकास हो, सब विकसित बनने की राह पर चले, केवल चाइना और रशिया का ही उस पर प्रभुत्व ना हो। और अभी जो हाल में हमने देखा, अभी कल परसों की ही रिपोर्ट है जिसपे अमेरिका ने, जब ब्रिक्स समूह अपनी एक करेंसी बनाने की बात कर रहे हैं, तो पश्चिम का देश उन्हें बनाने से रोक रहा है। बनाने से रोक रहा है का मतलब ये है कि वो 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, और वो कह रहा है कि उस देश को अमेरिका छोड़कर जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अब वो देश वहाँ व्यापार नहीं कर पाएगा। तो ये जो मोनोपोली आपकी जो वेस्टर्न की है, जो अमेरिका बनाना चाह रहा है, वो क्या है? वो चाहता है कि डॉलर अगर प्रभुत्व में है तो डॉलर ही प्रभुत्व में रहे। इवेंचुअली सारे देश यही चाहते हैं कि उनकी करेंसी बढ़े। लेकिन क्या ब्रिक्स देशों के पास ऐसी कोई नीतिगत संरचना बनी है कि वह अपनी करेंसी का निर्माण कर सकते हैं? वह अपनी किसी करेंसी को उम, इस प्रकार से बना सकते हैं कि सारे विश्व के देश जिस प्रकार से डॉलर में व्यापार करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ब्रिक्स कंट्रीज द्वारा बनाई गई करेंसी पर व्यापार करें। ब्रिक्स देश करेंसी तो बना सकते हैं, लेकिन ब्रिक्स देशों के अंदर भी उस करेंसी को बनाने को लेकर काफी विवाद है। विवाद पहला ये है कि अगर चीन अपनी करेंसी को ब्रिक्स देशों की करेंसी बनाता है, तो वहां पर इंडिया के कंसर्न उजागर होते हैं कि वहां पर क्या होगा कि रुपया जो है वो उसका महत्व कम होगा। तो यहाँ पे ये कंसर्न भी है। एक तो ब्रिक्स देशों का वेस्टर्न के साथ कंसर्न है और ब्रिक्स का अपने अंदर भी कंसर्न चल रहे हैं।
तो सबसे मेन बात यही है कि ब्रिक्स देशों को आपस में मिलकर एक ऐसी संगठित योजनाओं का निर्माण करना होगा जिससे वह एक सामूहिक रूप से वैश्विक स्तर पर विकासशील देशों को विकास की मुख्य धारा में लाने का काम करें और विकसित होने की क्रिया में उन्हें आगे बढ़ाएं। और एक और कंसर्न यहाँ पे ये जागृत होता है कि जिस प्रकार से अमेरिका और रशिया के बीच में विवाद चल रहे हैं, देखा हमने चाइना और इंडिया के बीच में विवाद रहे हैं हाल के कुछ वर्षों में या 2024 में वो कुछ सुधरने की तरफ डोकलाम और डेपचांग में जिस प्रकार से हमने देखा चीजें सुधर रही हैं धीरे धीरे, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना एक दूसरे के कॉम्पिटिटर रहेंगे। और ये कंसर्न जो इंडिया पे है वो चाइना पे भी है, वो रशिया पे भी है, वो ब्राजील पे भी है और वो अफ्रीका पे भी है। जब हम साउथ अफ्रीका को ऐड कर रहे थे तब चाइना ने पहले ही साउथ अफ्रीका पर, क्योंकि वो मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रिच है, तो वहाँ पे चाइना ने साउथ अफ्रीका पे क्या किया था, होल्ड किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रिक्स के अंदर के देशों में ही एकजुटता नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ब्रिक्स के देशों को अपने अंदर एकजुटता लानी होगी और हमें विकल्प एक खोजना ही होगा कि किस प्रकार से हम लोग एक नई करेंसी का निर्माण करें और उस नई करेंसी के लिए सारे ब्रिक्स के देश भी एक सहमति जताएं। ठीक, जरूरी बात यह है। और ब्रिक्स के देशों का ब्रिक्स देशों में विस्तार करने की जरूरत है। जिस प्रकार से हमने देखा कि 2024 में 5 नए देश ऐड हुए और अर्जेंटीना ने ऐड होने से मना कर दिया। अर्जेंटीना का ऐड मना करने का कारण ही यही था कि वो वेस्टर्न कंट्री है और वेस्टर्न कंट्री रशिया और चाइना नहीं चाहते कि वो ऐड हो, तो ये रीजन रहा। ठीक? तो यही चीज है कि हमें नए नए नीतियों को बनाने की जरूरत है और नीतियों पे अडिग रहने की जरूरत है और सभी देशों को नीतियों का पालन करने की भी आवश्यकता है। तो यही था ब्रिक्स के बारे में। बाकी कोई आप लोग अगर अपने व्यूज रखना चाहें तो व्यूज रख सकते हैं, नहीं तो लोकल करेंसी का इस्तेमाल बढ़ाने के अगर हम करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर लें जो भारत यूएई ने करा था, वो कहीं ना कहीं डी डॉलराइजेशन जो है उसको बढ़ावा दे देगा। एक ये था। दूसरा, जियोपॉलिटिकली ईरान सऊदी ये जुड़ते हैं तो जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला एरिया है जिसमें ये इथियोपिया वगैरह ये लोग आते हैं, इजिप्ट, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और रेड सी से जो ट्रेड होता है उसमें हमें बिल्कुल मदद मिलेगी, क्योंकि रेड सी वाला एरिया हुती विद्रोही वाला अभी सुना ही हमने, जिसमें अमेरिका ने B2 बॉम्बर का इस्तेमाल करके हुती लोगों को मार गिराया था ना। तो अमेरिका का वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जोन है, लेकिन हमारा कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं है क्योंकि हम तो ब्रिक्स से हम एक है ना। तो मुझे लग रहा है वहाँ पे हमारे लिए फायदा हो सकता है। बिल्कुल, ये एक अच्छा पॉइंट था। और ब्रिक्स देशों ने इस बारे में बात भी करी थी कि द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर द्विपक्षीय व्यापार को हम बढ़ाएंगे तो इवेंचुअली वो हमारे लिए ही फायदा करेगा, ब्रिक्स देशों के समूह के लिए ही फायदा करेगा और उससे ग्लोबल साउथ के विकास में भी मदद मिलेगी। तो ये काफी अच्छा पॉइंट था। एनीवन एल्स? सो ठीक है गाइस, आज की मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग जब भी अपना बताना चाहें और कोई टॉपिक अगर आप लोग नेक्स्ट मीटिंग के लिए सजेस्ट करना चाहते हैं जिस पे हम डिस्कशन करते हैं तो आप कर सकते हैं, तो आप उसे भी सेंड कर सकते हैं हमें या बता सकते हैं अभी, जो आपको लगता है कि एक इम्पोर्टेंट इशू है या कंसर्न है जिस पे अच्छी डिबेट हो सकती है और वो हमारे मेंस या अपकमिंग एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, तो आप वो बता सकते हैं। खैर, आज की मीटिंग में इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू गाइस।